हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज होगा लेक्चर नंबर 4। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने लास्ट वाला 3 जो लेक्चर है तुम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, उस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है वो खत्म कर दिया है, एंड इलेक्ट्रोड वाला जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक बेसिक लेक्चर हम लोगों ने खत्म कर दिया। कैसे लिखते हैं, कैसे सेल रिप्रेजेंट करते हैं, सेल कैसे मेड अप होता है, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है, आज शुरू होगा वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बताया था, वहां से ही आज हम लोगों का शुरू होगा और हम लोग बाकी का लेक्चर भी कंप्लीट कर देंगे आज ही, बैटरी को छोड़ के। बैटरी वाला सिर्फ लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सो जो पहला चीज होगा वो है रिवीजन। अभी रिवीजन में क्या है, रिवीजन में तुम लोगों को 2-3 चीजें मैं सिर्फ तुम लोगों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करूंगा। पहला चीज तो है, जब तुम लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि वहां पे स्पेशली लेक्चर नंबर 1, 2 तो चलो हो गया वो इलेक्ट्रोलाइट वाला, लेकिन लेक्चर नंबर 3 आज के लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में ही हम लोगों ने बेसिक सब कुछ बोल दिया था जो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट होगा, जो आज के लेक्चर में तुम लोग देखोगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल के एक टॉपिक था। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में था क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या था कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन जो मेटल होता है, सपोज एक इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड एक बीकर में डिप किया रहता है ना एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। सो इन जो मेटल है प्योर मेटल, और जो इस प्योर मेटल का ही कोई सॉल्ट होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है इसको ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अभी एक बैटरी में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड और एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता नहीं है, ऐसा दो होता है। एक होता है कैथोड वाला पार्ट, एक होता है एनोड वाला पार्ट। ठीक है, तो इसी ज्ञान के साथ, इसी नॉलेज के साथ आज हम लोगों का पहला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वो है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ईएमएफ मतलब, याद रखना, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में क्या लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा ही है, किसका, जो दो इलेक्ट्रोड होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ये वाला चीज याद रखना। ई नॉट क्यों लिखा है मैंने, ई नॉट क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बोला है, रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बारे में बोला है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये होता है। चलो, अभी क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो तुम्हें थोड़ा सा लगेगा डिस्कनेक्टेड है, लेकिन पढ़ते रहो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये वाला पढ़ाया है। ठीक है, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल के एक चीज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनता है। अभी थोड़ा सा तुम लोग ही सोचो, हाइड्रोजन से कैसे इलेक्ट्रोड बनेगा। हाइड्रोजन तो है गैस में, गैस के रूप में ही वो पाया जाता है। सॉलिड में अगर करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कम होना पड़ेगा, मतलब बहुत ही, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर होता है उससे भी बहुत ही कम, माइनस हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना पड़ेगा, कि अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग लिक्विड बनाना चाहते हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन को ही हम लोग नहीं बना सकते, तो सॉलिड हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। वैसे हाइड्रोजन तो गैस में रहता है, और इलेक्ट्रोड बनता है तो कुछ सॉलिड चीजों से ही तो बनेगा। ठीक है, जैसे मेटल से बनता है, मेटल सॉलिड होता है। तो कैसे हम लोग एक इलेक्ट्रोड को डिजाइन कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने का मतलब ही क्या है। अगर वो ऐसा कुछ इतना ही डिफिकल्ट कंडीशन में ही वो सिर्फ बनता है, तो क्यों बनाना ही है, बनाना ही क्यों है। ठीक है, हम लोग तो उसके अलावा भी हम लोग कर सकते हैं कुछ काम। बैटरी बनाने में तो हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। तो देखो क्या है, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड मतलब वो
एनोड एंड कैथोड दोनों का ही काम कर सकता है, ठीक है। जिसका ईएमएफ जो होता है वो रेफरेंस की तरह यूज होता है टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जो ई नॉट सेल है, सपोज जहां पे मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाया है ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल सपोज मैं अगर जिंक का मान लूं, तो जिंक के मानने के लिए मुझे किसी के साथ उसको करना पड़ेगा, मतलब किसी के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ईएमएफ पॉजिटिव में आते हैं, कुछ ईएमएफ नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या फिर तुम जब भी इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लेके कुछ भी अगर करते हो, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का बारे में जब भी बात होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज नेगेटिव या कुछ भी चीज पॉजिटिव नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, इलेक्ट्रॉन्स तो हर समय नेगेटिव ही होता है। अब प्रोटॉन्स तो फ्लो नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकता, तो पॉजिटिव हम क्यों बोलते हैं। एक बैटरी को जब हम लोग बैटरी देखते हैं, अब हमेशा हम लोगों के घर में भी, या फिर अगर इलेक्ट्रिकल का वायरिंग कर रहे हो तुम लोग, तो तुम बोलते हो ना ये नेगेटिव वाला तार है, ये पॉजिटिव वाला तार है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में क्या प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं? नहीं होते हैं। पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल चार्ज है वो ज्यादा होता है, एक में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल ज्यादा होता है। एक ज्यादा नेगेटिव होता है, एक कम नेगेटिव होता है। जो कम नेगेटिव होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। अभी इस कंपैरिजन में कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी होता है कि हम लोग किसी के साथ किसी को कंपेयर करते हैं। तो एक रेफरेंस हम लोगों ने सोच लिया कि हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस कर लेंगे, और जो ईएमएफ होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का, उसको हम लोग जीरो पकड़ लेंगे। उसको हम लोग जीरो पकड़ लेते हैं, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उसको जीरो पकड़ लेते हैं। उससे ज्यादा होगा पॉजिटिव, उससे कम होगा नेगेटिव, उससे कितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उससे कितना कम होगा वैसा ही इतना ही नेगेटिव में होगा, ठीक है। समझ में आया? वो एक रेफरेंस है, वो एक थ्योरेटिकल रेफरेंस है। थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है कि वो जीरो है। शायद उसका कुछ वैल्यू हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने पकड़ लिया वो जीरो है, एंड उसको रेफरेंस में डाल के हम लोग बाकी इलेक्ट्रोड्स का कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी कॉन्स्ट्रक्शन देखते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन क्या है? ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्सिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब and coated with platinum black. ठीक है? The electrode is dipped in 1 molar HCl and pure hydrogen gas is passed into the solution. रुको, मैं तुम लोगों को एक फोटो मतलब डायग्राम के जरिए तुम लोगों को ये समझाता हूँ, तो तुम लोगों को और समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, ऐसा होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे ये जो तुम लोग तार देख रहे हो, इसके अंदर ये जो तार है वो किसका बना होता है? वो प्लेटिनम का एक तार होता है, ठीक है, जो कि एक ग्लास बॉटल में सील होता है, ठीक है। ग्लास बॉटल में सील होता है, और उस ग्लास बॉटल को हम लोग प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर देते हैं, मतलब प्लेटिनम के सूट से हम लोग कोट कर देते हैं। प्लेटिनम को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl में हम लोगों ने डिप कर दिया, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम लोगों को क्या बोलते हैं, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ठीक है। प्योर हाइड्रोजन गैस H2 गैस एट 1 बार एटमोस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने उसको मतलब पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉयल भी हम लोग देते हैं, ठीक है। ये सभी हम लोग देते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रोड है ये दोनों के हिसाब से ही एक्ट कर सकता है, मतलब वो एनोड भी एक्ट कर सकता है और वो कैथोड भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। क्या एनोड भी एक्ट कर सकता है, कैथोड भी एक्ट कर सकता है। मान लो कि वो एनोड एक्ट कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज ए एनोड। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है H2 गैस जो पास हो रहा है, वो 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाता है। अगर वो कैथोड के हिसाब से काम कर रहा है, इफ इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड, तो क्या हो जाता है, जो 2H पॉजिटिव है, मतलब 2H पॉजिटिव मतलब जो एसिड से मिला हुआ H पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एनोड एंड कैथोड बोथ हिसाब से वो एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो HCl जो है, जो एसिड है इलेक्ट्रोलाइट में, वहां से भी उसको हाइड्रोजन मिलता है, एंड हाइड्रोजन गैस भी हम लोग उसको उसमें से पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड से याद रखना कि कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एनोड एंड कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है ऐसा आ सकता है, उससे लेके ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया कि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो हम लोगों ने जीरो पकड़ लिया।
अभी हम लोग मेजर करेंगे उसके हिसाब से कि किसी का ज्यादा ईएमएफ आ रहा है, किसी का कम ईएमएफ आ रहा है। अभी मान लो सब दो किसी इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये दोनों ही हम लोगों का ज्यादा है, ठीक है, मतलब ज्यादा वैल्यू दे रहा है। एक का सपोज मान लो पॉजिटिव में 1 पॉइंट समथिंग, एक का मान लो पॉजिटिव में 2 पॉइंट समथिंग। तो किसका ज्यादा है, किसका कम है? ज्यादा अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो कैसा एक्ट करेगा, अगर कम मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो वो ऐसा एक्ट करेगा। इसको हम लोगों ने एक सीरीज में हम लोगों ने बिठाया है। रुको मैं तुम लोगों को सीरीज दिखाता हूँ पहले। अपने अपने एनसीईआरटी बुक से भी तुम लोग ये ढूंढ सकते हो। ये रहा तुम लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज, मतलब यही है हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सपोज F2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब फ्लोरीन का 2.87 है सबसे ज्यादा। एंड सब ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। जहाँ पे हाइड्रोजन वाला आ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन वाला आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन वाला जहां पे आ गया वहां पे कितना आ गया, 0 आ गया, वहां पे आ गया 0। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। दिस इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड दिस इज द मिनिमम इन केस ऑफ लिथियम -3.05। ये है मिनिमम इन केस ऑफ लिथियम, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लिथियम वाला पोर्शन, ठीक है। अभी इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? इससे हम लोगों को ये पता चलता है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो समझ गया। अभी इससे पता क्या चलता है कि जितना नेगेटिव वैल्यू होगा, द मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इट इज, ठीक है। जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इट इज। इधर से इधर तक रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है, मतलब लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड जब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखोगे, द मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द सेल द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब फ्लोरीन यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन, ठीक है, समझ आ गया। एंड जैसे जैसे तुम लोग ऊपर से नीचे आओगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन से लेके और कम कम होते होते स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन तक पहुंचोगे। एंड नीचे से जब ऊपर जाओगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन से होते होते होके तुम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक तुम लोग पहुंच जाओ, ठीक है। समझ में आ गया? अभी तुम लोगों को थोड़ा सा कनेक्शन मिल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड था। ईएमएफ ऑफ द सेल को जानने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड पकड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एंड ये जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इसको अगर हम लोग अरेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाता है। समझ में आ गया? अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि है नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बनता है इससे, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, दो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है। कितना कॉन्सेंट्रेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है मौजूद एक सेल में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसके ऊपर ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। नर्स्ट गिव ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, दिस इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। अभी एक मैं अगर जनरल रिएक्शन पकड़ लूं, जहां पे एक मेटल है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव हो गया। अभी सिंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। मान लो मैं N पॉजिटिव दे देता हूँ, मुझे पता नहीं है कि कितना N यूज हो रहा है, ठीक है। N पॉजिटिव हो गया, और अगर N पॉजिटिव है मतलब N इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, सो N इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, मतलब ऐसा एक इन दोनों को मिला के क्या बनता है, जो प्योर मेटल बनता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक प्योर मेटल बनता है। अभी नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो N पॉजिटिव और प्योर M के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो होगा जो स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब ई नॉट ऑफ दिस सेल माइनस RT NF ln, natural logarithm ln of concentration of M in solid divided by concentration of M N positive मतलब ion in aqueous form, ऐसा बोलता है। दिस इज आवर नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर नर्स्ट इक्वेशन।
इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ू, मतलब लॉन को मैं अगर लॉग ले लूं, तो क्या आ जाता है, ई नॉट एम एन पॉजिटिव बाई एम माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग एम सॉलिड, मतलब इलेक्ट्रोड, प्योर इलेक्ट्रोड का, एंड यहाँ पे आयोनिक फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में इन आयोनिक का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी तुम लोग सोच रहे हो ये आर क्या है, ये आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। एन कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है तुम लोगों को। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स गया है या आया है। एंड एफ इज द फेराडेज कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96500, 96500। ठीक है, अभी अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन ले लूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर को मैं अगर 298 केल्विन ले लूँ, ठीक है, तब क्या हो जाता है, फेराडेज कांस्टेंट को अगर बिठा दूं, आर को अगर मैं बिठा दूं 8.314, तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसा बन जाता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग एनोडिक आयन जो होता है, एनोडिक आयन टू द पावर एक्स, मतलब उसका स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई कैथोडिक आयन टू द पावर वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब जो सेल रिएक्शन है उसको बैलेंस करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को आगे नजर आएगा, दैट इज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड दिस इज द नस्ट इक्वेशन जो कि यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये वाला नस्ट इक्वेशन यूज होता है, ये वाला भी यूज नहीं होता, ये वाला भी यूज नहीं होता। स्टैंडर्ड कंडीशन में ही तुम लोगों को देगा सॉल्व करने की, तुम लोगों का न्यूमेरिकल्स भी स्टैंडर्ड कंडीशन से आएगा। सो इसको तुम लोगों को इस फॉर्मूला को तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, बाय हार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम लोगों को याद आ जाए। ठीक है, समझ आ गया। इससे लेके हम लोग थोड़ा सा मैथ्स भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि होता है के सी, एंड ईएमएफ। ठीक है, जो कि होता है ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या बोलता है, रिलेशन क्या है। अभी थोड़ा सा तुम लोगों को क्लास 11 वाला चीज तुम लोगों को याद दिलाना होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट के बारे में तुम लोगों ने एक इक्वेशन मिला होगा तुम लोगों को कि -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, ये वाला इक्वेशन तुम लोगों को मिला होगा। और एक इक्वेशन मैं तुम लोगों को अभी देने वाला हूँ, ये इक्वेशन तुम लोग याद रखना, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये वाला इक्वेशन भी तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। अभी दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा कि -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये मिल रहा है। अभी तुम लोग अगर ई नॉट सेल को इधर लेके आओ, ई नॉट सेल को अगर इधर लेके जाओ, तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस से तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2.303 आर टी लॉग के सी बाई एन एफ। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लोग सोचेंगे, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, एट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू, तुम लोगों को पता है इसका वैल्यू अगर मैं 2.303 आर टी बाई एफ का अगर वैल्यू पुट करूँ, तो आ जाता है 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के सी। दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला। इसको हम लोगों को चाहिए होगा क्वेश्चन सॉल्व करने। और भी फॉर्मूलाज है अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द। ठीक है, आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला हेवी होगा, सो थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाते रहना, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। एफ का वैल्यू कितना होता है, कहीं पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि नोट देके ऐसे लिख सकते हो, नोट देके ऐसे लिख सकते हो, नोट एफ इज इक्वल टू 96500 पुलअप। ठीक है, ऐसा तुम लोग लिख सकते हो साइड में नोट देके कहीं पे। अब वैसे भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अगर लिखना चाहते हो तो मतलब जानने के लिए, जानकारी के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन में जाते हैं, जो कि है, अच्छा, न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इक्वेशन में जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो देखो क्या दिया है,
कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, और फिर उसके बाद बोला है कि कैलकुलेट ई इफ ई नॉट का वैल्यू है दिस। ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, तो इस सेल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज mg। ठीक है, सॉलिड, ऐसा एक डैश देके फिर Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये एनोड है। Mg2 पॉजिटिव, ये एनोड है। सो यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.130 मोलर, फिर डबल डैश, फिर Ag2 पॉजिटिव कैथोडिक आयन, Ag पॉजिटिव, सॉरी नॉट 2 पॉजिटिव, 0.0001 मोलर, एंड फिर एक डैश देके Ag सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब हम लोग सेल इक्वेशन सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तब हम लोगों को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जरूरत नहीं है। जरूरत कब होगा? थोड़ी देर बाद। देखो कैसे कि कैलकुलेट से ई दिया हुआ है, मतलब ई हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ई नॉट दिया हुआ है। सो वी नो फ्रॉम लास्ट इक्वेशन, वी नो, ऐसा लिख सकते हो कि ई इज इक्वल टू, मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ जो तुम्हारा क्या एनोडिक आयन है, एनोडिक मतलब Mg2 पॉजिटिव, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज था एक्स एंड वाई, याद है एक्स एंड वाई था। अभी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मैग्नीशियम के सामने देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। ठीक है, एंड सिल्वर के सामने देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2। सो ऐसे करके अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव 2 जा रहा है एंड यहाँ से भी पॉजिटिव 2 आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम प्योर मेटल से Mg2 पॉजिटिव आयन आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का जाना है, एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए 2 सिल्वर का आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू होगा 2। सो पुट कर दो, ई नॉट सेल का वैल्यू है 3.17 माइनस 0.059, n का वैल्यू 2 लॉग 0.130 डिवाइडेड बाई 0.0001 उसका पावर में स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे एंड इसके साथ अगर सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को कुछ ऐसा आएगा, घर में तुम लोग सॉल्व कर लेना, 3.17 माइनस 0.21 आ जाएगा, तो इसका टोटल में आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट। 2.96 वोल्ट, ई मतलब पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसलिए वोल्ट में आया है। ठीक है, वोल्ट में आया है यूनिट, ऐसा करके वोल्ट में लिखना। सिर्फ लॉग का प्रॉब्लम्स थोड़ा मतलब तुम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है एंड पीवाईक्यू में भी आ चुका है। अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ लॉग का प्रॉब्लम है, मतलब देखो समझो, लॉग का अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे तुम सिर्फ लॉग को ही तोड़ के तुम लोग निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो तुम लोगों को तो डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज दिया नहीं रहा होगा। और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जहाँ पे लॉग का वैल्यू तुम लोग को देना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू है जो तुम लोग तोड़ मोड़ के निकाल नहीं सकते हो, तब तुम लोग मतलब तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा, गिवन दिया रहा होगा। और अगर एक हार्ड ऐसा केस आ सकता है कि ऐसा हार्ड डिफिकल्ट है जो तुम लोग तोड़ मोड़ के निकाल नहीं सकते, कोशिश कर सकते हो लेकिन तुम निकाल नहीं सकते, और गिवन भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तब तुम लोग जितना तक तुम लोग उसको तोड़ सकते हो उतना तक ही तोड़ के आ जाना, तुम लोगों को फुल मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा ओएसएम होने की टेंशन मत लो, या फिर अगर स्टेट बोर्ड में हो तो और भी अच्छा है। ऐसे ही पेपर चेक होता है तो तुम लोगों को फुल मार्क्स ही मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी सेम ही दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई नॉट ढूंढने के लिए दिया, पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव एंड Ni इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ऐसा सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है गिवन ऐसा। तो इसको कैसे करना है, देखो समझो क्या क्या दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है ई नॉट ऑफ दिस Ni2 पॉजिटिव Ni, एंड ये हम लोग को निकालना है। अभी हम लोग ऐसा एक कर सकते हैं कि अगर हम लोग ई नॉट सेल निकाल दे, तो हम लोग को पता है कि ई नॉट, अगर मैं यहाँ पे कॉपर वाला होगा, कॉपर वाला इज द कैथोड, कॉपर वाला कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। और ये कॉपर वाला का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, सो मुझे ई नॉट सेल निकालना है। अभी ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, नस्ट इक्वेशन की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर ई सेल निकाल दे, क्योंकि ई सेल दिया हुआ है 0.059, सॉरी 0.59 वोल्ट, सो अगर ई सेल मैं निकाल सकता हूँ, चलो मैं डायरेक्ट ई दे देता हूँ, ई दे दिया हुआ है क्योंकि सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज दिस। सो ई दिया हुआ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस
0.059 बाई एन लॉग एनोडिक, एनोडिक मतलब यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कैथोडिक, यहाँ पे है Cu2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोई कोएफिशिएंट जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0.59, ई नॉट मुझे निकालना है 0.059। यहाँ पे तुम लोग पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो एन का वैल्यू होगा 2 लॉग Ni2 पॉजिटिव कितना है 0.01 मोलर डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव कितना है 0.1। ठीक है, अब इसको अगर मैं तोड़ू 0.59 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग यहाँ पे आ जाएगा 1/10। अभी लॉग 1/10 ऐसा अगर वैल्यू आता है तो तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? 0.59 मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ई नॉट माइनस 0.059 टू लॉग 1/10 को तुम लोग लिख सकते हो log 1 माइनस log 10। ठीक है, log 1 माइनस log 10। अभी log 10 का वैल्यू है, log 10 का वैल्यू है 1। ठीक है, log 10 का वैल्यू है 1, log 1 का वैल्यू है 0, तो 0 माइनस 1 इज -1। ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस, सो 0.59 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.059/2। ठीक है, अभी इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा 0.5605। तो इसलिए log 1, log 0, log 2, log 3, log 5, ऐसा ऐसा कुछ कुछ log का वैल्यूज तुम लोग याद करके जाना, क्योंकि वो तुम लोग को एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि तुम लोग याद करके जाओगे। ठीक है, सो ऐसा करके जाना। फिर ये ई नॉट का वैल्यू अगर तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, इसको मैं ऐसा बॉक्स में दे देता हूँ कि ये 0.5605 है। इसका वैल्यू तुम्हें पता है 0.34 है। इसका वैल्यू तुम लोगों को निकालना है, ई नॉट Ni2 पॉजिटिव, Ni का वैल्यू तुम लोगों को निकालना है। एंड ऐसा अगर तुम लोग निकालोगे तो ई नॉट Ni2 पॉजिटिव Ni का वैल्यू आ जाएगा। इसको यहाँ से माइनस कर देना, 0.34 से 0.5605 को माइनस कर दोगे तो माइनस 0.2205 वोल्ट आ जाएगा। सो 2205 इज आवर आंसर, -2205 इज आवर आंसर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में किया है, तुम लोग जब करोगे तो साफ में मतलब नीट एंड क्लीन वे में करना। ठीक है, इसको सॉल्व करना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा सा गार्बेज दिख रहा है, लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एंड ई नॉट दिया हुआ है, हम लोगों को ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम लोग देखना, यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली ई नॉट सेल दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालना है? तो तुम लोगों को ई नॉट सेल अगर निकालना है, मुझे पता है कि ई नॉट सेल अगर मुझे निकालना है, सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन ई नॉट। दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सो ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब यहाँ पे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ई नॉट सिर्फ एनोड का वैल्यू दिया हुआ है, कैडमियम का वैल्यू दिया हुआ है, कैथोड का तो वैल्यू दिया नहीं है। तो कैथोड कौन सा होगा? देखो कैथोड यहाँ पे कौन सा है, यहाँ से देखने से तुम लोगों को पता चल गया, H पॉजिटिव एंड H2। H पॉजिटिव H2 PT ऐसा हुआ है। PT क्यों? क्योंकि प्लेटिनम वायर के ऊपर मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब होता है वो प्लेटिनम के वायर के ऊपर होता है। सो दिस इज द रीजन कि हम लोगों को ई नॉट कैथोड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के मामले में ई नॉट का वैल्यू होता है 0 माइनस ई नॉट एनोड कितना दिया हुआ है -0.40। तो फिर ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया 0.40 वोल्ट। ये तो पहला चीज आ गया। अभी हम लोगों को सेल रिएक्शन की भी बात करनी है, क्योंकि सेल रिएक्शन क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो सेल रिएक्शन इंपॉर्टेंट ऐसा है कि कैडमियम तो बन रहा है CD2 पॉजिटिव, तो कैडमियम बन रहा है CD2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन रहा है H2। हाइड्रोजन बन रहा है H2, कौन सा? H पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, H2 है, मतलब यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि मुझे ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चाहिए। अभी नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई नॉट, सॉरी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस
0.059 बाई n log एनोडिक मतलब CD2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कैथोडिक मतलब H पॉजिटिव टू दी पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2 एंड कैडमियम का कुछ भी नहीं है मतलब 1। ठीक है, समझ आ रहा है? सो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है जो तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखना, ऐसा अगर तुम लोगों को कुछ प्रेशर दिया हुआ है, H2 का प्रेशर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड के क्वेश्चन में प्रेशर दिया रहा होगा। ये अगर प्रेशर दिया हुआ है, इस प्रेशर के टर्म्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे करके इनटू पी ऑफ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस H2 गैस, जो होगा 0.8। अभी हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ई नॉट का वैल्यू कितना आया, 0.40 माइनस 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ, क्योंकि 2 पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव है, सो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है जो एलसीएम लेकर निकलेगा। ठीक है, लॉग CD2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 डिवाइडेड बाई H पॉजिटिव का है 0.02, इसका स्क्वायर इंटू 0.8। ठीक है, सो इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे सो ई आ जाएगा 0.40 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 1.3010। ठीक है, फिर इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो 0.40 माइनस 0.04 एंड 0.36 वोल्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, तुम लोगों का आंसर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, कुछ एरर आ सकता है, 0.35 या 38 या 37 भी आ सकता है, 0.36 ही आएगा, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। थोड़ा सा एरर आने से भी कोई बात नहीं है। पॉइंट के बाद भी तुम लोग, मैंने जैसे यहाँ पे सिर्फ 0.04 तक कंसिडर किया है, अगर तुम लोग 2 या 3 घर तक कंसिडर करोगे तो तुम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट आंसर भी आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर 0.36 के आसपास आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हो गया नास्ट इक्वेशन से, ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है, थोड़ा सा डाटा चेंज करके दे सकता है, लेकिन दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि तुम लोगों के एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अभी ये बोला क्या है, अभी ये क्या बोला है कि जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तब तुम लोगों को पता था कि एक से थोड़ा सा डिपोजिशन कम होता जाता है, एक जो इलेक्ट्रोड रहता है उससे वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होते जाता रहता है, वो अपनी इलेक्ट्रोलाइट में घुलता रहता है, और दूसरे में क्या हो जाता है, डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट से, वो अपना मेटल थोड़ा सा मतलब डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है वो मेटल की इलेक्ट्रोड में। तो तुम लोगों को पता था कि एक साइड से मेटल कोरोड होता है, एक साइड में मेटल डिपॉजिट होता है। ये डिपोजिशन एंड कोरोजन के बारे में ही बोला है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना चार्ज पास हो रहा है, जो जितना चार्ज पास होगा उतना ही मास डिपॉजिट होगा। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँ सो मास इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अभी चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इज प्रोपोर्शनल टू आई टी। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम होता है। अब मास इज इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाने के लिए हम लोग जेड आई टी लिख सकते हैं, वेयर जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज प्रेजेंट इज पास फॉर 1 सेकंड, दैट इज 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। इस यूनिट इज ग्राम पर कूलम। मतलब देखो, समझने की बात ये है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जेड का, वो होता है इक्विवेलेंट मास बाई एफ। यानी अगर मैं इक्विवेलेंट मास के बारे में लिखूं, वो होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। ठीक है, एंड एफ को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 96500। 96500 लिखने से भी हम लोगों को एफ का वैल्यू मिल जाता है। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब जेड का। ठीक है, अभी इसके बाद आता है फेराडेज कांस्टेंट का, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फेराडेज कांस्टेंट इज नथिंग बट द टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 फेराडे इज नथिंग बट टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब 1 मोल इसका इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, 1.
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को अगर तुम लोग प्लस कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96485 कूलम आ जाता है, जो हम अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम लेते हैं, ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। लेकिन दिस इज द एक्चुअल करेक्ट आंसर, दिस इज आवर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 96500 लेके ही जितना भी मैथ्स है किया है, जितना भी फॉर्मूलास है बनाया। ठीक है, अभी फैराडे सेकेंड लॉ के ऊपर जाते हैं। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन equal charge is passed through different electrolyte, the mass of substance deposited is directly proportional to their equivalent area। मतलब अगर सेम चार्ज है लेकिन दो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट या तीन इलेक्ट्रोलाइट है, तब जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब m1/e1 इज इक्वल टू m2/e2 इज इक्वल टू m3/e3 इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ से क्वेश्चन आता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादा आने का चांसेस है फैराडेज फर्स्ट लॉ से। ठीक है, अभी हम लोग चलो 2-3 फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। मतलब एम पूछा है, एम का वैल्यू मुझे पता है कि ZIT होगा। अभी Z एंड I एंड T के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। Z तो हम लोगों को कैसे मिल जाएगा कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी इनटू 96500। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.56, मतलब 64 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितना होता है 2 एंड 96500। अभी आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? करंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख सकता हूँ इनटू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हम लोगों को सेकेंड्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स को अगर मैं सेकेंड्स में कर लूँ तो 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड्स होगा। ठीक है, क्योंकि एम्पेयर पर सेकेंड के बारे में बात करता है। सो इंटू 600 मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इंटू 600 दे देता हूँ। अगर इसको हम लोग तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.296 ग्राम। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना कि मेरे साथ आंसर तुम लोगों का मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव विथ दिस अमाउंट ऑफ करंट, एंड F का वैल्यू दिया हुआ है। अभी रिडक्शन के बारे में थोड़ा एक बात समझ लो कि जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा। जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा कि Fe3 पॉजिटिव से बन रहा है Fe2 पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है। ठीक है, एक मोल, अभी मतलब समझो कैसा होगा कि एक मोल Fe3 पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए? 96500 चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि 96500 इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो 1 मोल के लिए तो तुम लोगों को कितना चाहिए? सॉरी, 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 96500 कूलम चाहिए। लेकिन कितना बोला है यहाँ पे? 3 मोल बोला है, तो 3 मोल Fe3 पॉजिटिव के लिए, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिख दिया, दिस इज नॉट 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। सो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक Fe3 पॉजिटिव के लिए, तो एक मोल के लिए इतना चार्ज चाहिए। 3 मोल के लिए कितना चाहिए? 3 टाइम्स ऑफ दिस चाहिए, 96500 कूलम चाहिए। मतलब कैलकुलेट करके देखोगे तो 2.895 इंटू 10⁵ कूलम चाहिए। ठीक है, अभी बोला है कि हाउ मेनी आवर्स चाहिए। आवर्स के बारे में हम लोगों को क्या पता है? आवर्स के बारे में हम लोगों को क्या पता है कि करंट इज इक्वल टू, सॉरी, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अभी अगर चार्ज है इतना 2.895 इंटू 10⁵ एंड करंट है सिर्फ 2 एम्पेयर, तो चार्ज कितना होगा? 2.0, मैं 2 ही लिख देता हूँ, 2 एम्पेयर, एंड टाइम हम लोगों को पता नहीं t। सो इसको अगर हम लोग t को निकालेंगे, सो दैट विल बी 2.895 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 1.4475 इंटू 10⁵ कितना? सेकेंड्स में। अभी सेकेंड से तुम लोगों को अगर आवर्स में कैलकुलेट करना है तो इसको डिवाइड कर दो, 1.4475 इंटू 10⁵ को डिवाइड कर दो 3600 से, तो तुम लोगों का आवर्स में आंसर आ जाएगा 40.21 आवर्स। 40.21 आवर्स, क्योंकि आवर्स में तुम लोगों को आंसर चाहिए, हाउ मेनी आवर्स पूछा है, सो 40.21 आवर्स इज आवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इक्वेशन मतलब कैलकुलेशन हैवी है, जब तुम लोग एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तो इस कैलकुलेटिव पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन क्वेश्चन होगा इजी।
क्वेश्चन इज नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। एक बार अगर क्वेश्चन तुम लोग पढ़ पाओगे तो समझ पाओगे और तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा सा तुम लोग को सिर्फ टाइम चाहिए कैलकुलेटिव पार्ट को खत्म करने के, ठीक है। तो इसी के साथ और न्यूमेरिकल्स आज हम लोग नहीं करेंगे। अगर चाहिए होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर देंगे, लेकिन इसी के साथ इस लेक्चर को कर देते हैं खत्म, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो और अगर तुम लोगों को ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चाहिए, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड उसके साथ साथ 2 और चीजें हैं, कमेंट कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर तुम लोगों को समझ आया है। अगर नहीं आया है, कुछ चीज को लेके डाउट है, तो वो भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इस चीज को लेके डाउट है। हम लोग कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको एड्रेस कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो एंड हाइप वाला जो बटन है, अगर तुम्हारे यूट्यूब ऐप में हाइप वाला बटन तुम लोगों को नजर आ रहा है, सो हाइप करके इस वीडियो को और स्टूडेंट्स की ओर पहुंचा दो, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए जैसा तुम लोगों का हेल्प हो रहा है। ये जो फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लोग कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रख देते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये फ्री लेक्चर है, यूट्यूब में जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं वही ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, नोट्स भी वही होता है, स्लाइड्स भी वही होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ऑफलाइन का एक ही चीज ज्यादा होता है, जो कि होता है PYQ सॉल्विंग एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग, क्योंकि ज्यादा टाइम रहता है, ज्यादा कर पाते हैं। वीडियोस में इतना टाइम हम लोग नहीं दे पाते हैं, समझे। सो डोंट वरी अबाउट इट, कॉन्सेप्ट तुम लोगों को हर चीज दिया हुआ रहेगा। वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाने का हम लोग का कोशिश है। सिर्फ तुम लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट एंड थोड़ा सा मोटिवेशन, मतलब कमेंट एंड लाइक अगर मुझे मिल जाता है, हम लोगों को दिखने को मिल जाता है, तो हम लोगों का मन भी बढ़ जाता है और अच्छा अच्छा वीडियोस बनाने का मन आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अभी लेक्चर को कर देते हैं खत्म। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन एंड इलेक्ट्रोड वाला पोर्शन खत्म कर दिया, सिर्फ बैटरी वाला पोर्शन बाकी है। जो जो लेक्चर में आज हम लोगों ने फॉर्मूलाज दिया है, जो जो न्यूमेरिकल्स किया है, उसी न्यूमेरिकल्स को एक बार और ट्राई करना। अगर कोई बुक है तुम्हारे पास या फिर PYQs पढ़े हुए हैं, तो उसको भी तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। जो फॉर्मूलाज है, ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोड वाला पोर्शन है, जो वो फॉर्मूला से भी है। एंड ये इस लेक्चर में ही हम लोगों ने सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया है। तो फॉर्मूलाज थोड़ा सा लर्न करने का, बाय हार्ट करने का, या फिर प्रैक्टिस करके उसको याद करने का कोशिश करना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और चलो जाने से पहले एक और चीज, जो लेक्चर का स्लाइड्स है वो तो तुम लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक तुम लोगों को कहाँ पे मिलेगा। अब तक तो तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बैटरी के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर उसी लेक्चर के साथ खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।